He was probably the most dominating competitor of the weekend. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की अपडेट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि कुछ तो ऐसी हैं जो आने वाले मिस्टर ओलंपिया के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन कर देती हैं, और कुछ हैं सीबम के बारे में जो बहुत सारे र्यूमर्स उड़ रहे हैं। तो सबके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गाइस कियान पियर्सन की। तो रिसेंटली गाइस हमने देखा टाइलर मेनियन ने हर एक डिवीजन को रिव्यू कर दिया, हर एक एथलीट के बारे में बात करी और कैसे किस एथलीट ने किसको बीट करा इस बारे में बात करी। अभी रिसेंटली वेट हम कर रहे थे गाइस 212 डिवीजन का भी रिव्यू करने का, और फाइनली टाइलर ने वो चीज़ भी कर दी। एनपीसी न्यूज़ ऑनलाइन पे जाके आप ये वीडियो देख सकते हो जहां पर टाइलर ने 212 डिवीजन का रिव्यू भी कर दिया, एंड आप खुद ही सुन लो गाइस। Unbelievable physique, unbelievable look, unbelievable improvements from just last year. Basically, every one of his weaker points that he did have, he improved upon tremendously. Overall, all of his legs came up, quad, side leg, hamstrings from the back, incredible leg width and detail. His back itself, you saw, had more muscle than ever. You can see the density and the depth that he added there. The chest as well added a lot of tissue and also a lot of detail. So with his incredible shape overall and doing all these things, he was probably the most dominating competitor of the weekend. सो यहाँ पर गाइस कियान को मोस्ट डोमिनेंट चैंपियन बना दिया। मतलब 2024 का इस वीकेंड का कोई भी ऐसा चैंपियन नहीं था, कोई भी ऐसा एथलीट नहीं था जैसे कि कियान पियर्सन थे। यहाँ इन्होंने बोला गाइस अनबिलीवेबल इंप्रूवमेंट्स हर एक वीकनेस जो लास्ट ईयर हमें कियान की फिजिक में दिख रही थी, जहाँ पर स्कोप दिख रहा था इंप्रूवमेंट्स का, वहाँ पर इन्होंने काम करा था, वहाँ पर ट्रिमेंडसली इंप्रूव करके आए थे। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स दिखाई दे रही थी हर जगह से गाइस। लेग्स ब्रॉट अप थे, चाहे आप बैक पोजिस में देख लो, फ्रंट पोजिस में देख लो, या फिर इवन साइड पोजिस में, हर जगह अच्छी खासी डेंसिटी ऐड कर दी गई थी विद क्लियर मसल सेपरेशन। चेस्ट पर टिश्यू सिग्निफिकेंटली एडेड थे गाइस, एंड एट द सेम टाइम अपने शेप के साथ में जो भी इन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी थी, जो भी मसल ऐड करते, जो भी डेंसिटी ऐड करी थी, वो सब इनको बहुत ही डोमिनेटिंग चैंपियन बना रही थी। मतलब ही बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट कंपेटिटर ऑफ द वीकेंड। मतलब आप समझ लो कितनी बड़ी बात है, आउट ऑफ ऑल द डिवीजन इनको चुना गया इस चीज़ के लिए। साथ में टाइलर ने यहाँ पर ये भी बोला कि बैक पर अभी भी डेंसिटी ऐड करी जा सकती है, एंड द मसल इज़ न्यू। क्योंकि देखो गाइस मसल्स अभी न्यू हैं, जो भी ऐड करें, तो इस हिसाब से बोल रहे थे बैक में मसल मैच्योरिटी वगैरह डेंसिटी ऐड करने का स्कोप अभी भी बचता है। लेकिन उसके बाद भी गाइस ही वॉज टू डोमिनेंट। मतलब अगर जो इन्होंने अभी करा है यही चीज़ ये आने वाले टाइम में भी करते हैं, आने वाले सालों में भी करते हैं, तो ही विल बी इवन मोर इम्प्रेसिव। एंड ये चीज़ गाइस बिल्कुल कियान के लिए सही बोली गई है। मतलब जितनी तारीफ करी जाए इनकी कम है। इन्होंने कुछ पैकेज हमें ऐसा दिखा दिया जो हम विटनेस नहीं करते आज के टाइम में। किसी के साथ कोई कमी दिखाई देती है, किसी के साथ कोई कमी दिखाई देती है, बट इनके साथ मैन ही बिकेम टोटली अनबीटेबल दिस ईयर। इतना इंप्रेसिव पैकेज ये लेकर आए थे, डोमिनेट ही कुछ ऐसा करा है कियान ने कि उनको खुद यकीन नहीं है। मतलब आपने देखा था ना, मैं लास्ट वीडियो में कवर करा था कि कियान पियर्सन खुद बोल रहे थे कि भाई मैं अपनी इंप्रूवमेंट से खुश था, जिस तरह की मेरे प्रोग्रेस जा रही थी, मेरा ऑफ सीजन और प्रेप गई थी उस तरह से। लेकिन ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इस तरह का पैकेज लेकर आऊँगा स्टेज पर, इस तरह की मेरी पीक नेल्ड हो जाएगी। यहाँ पर ये थे 201 पाउंड्स के गाइस, यानी कि अभी भी 11 पाउंड्स का स्कोप इनके पास बचता है, एंड उसी हिसाब से गाइस ये इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं और एक क्रेजी लेगेसी बना सकते हैं 212 डिवीजन के अंदर। यहाँ पर गाइस इनको फ्लेक्स लुइस के भी ऊपर रखा इन्होंने कि भाई उनसे भी डोमिनेटिंग फिजिक इनकी है। तो आई टोटली बिलीव गाइस फ्लेक्स लुइस की अलग ही लेगेसी है इस डिवीजन के अंदर, लेकिन कियान पियर्सन एक अपग्रेडेड और सुपीरियर वर्जन है इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ आप बोल लो शेप के मामले में। आई रियली होप गाइस कियान अपने आप पे प्रेशर फील ना करें कि मुझे ओपन डिवीजन में मूव करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया पे बोलते हैं, बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, तो एथलीट को लगता है कि भाई मुझे ये कर जाना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता गाइस इनको ऐसा कुछ करना चाहिए, और इनको ग्रेटनेस अगर चेस करनी है गाइस अभी कुछ टाइम तक 212 डिवीजन में ही चेस करनी चाहिए। ये 212 डिवीजन के टोटली गोट एथलीट बन सकते हैं, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हो सकता है बीच में इनको इनवाइट मिल जाए आर्नो क्लासिक वगैरह में compete करने का, वहाँ पर ये कर लें, या फिर किसी और स्मॉलर शो में compete कर लें ओपन डिवीजन के। बट पूरी तरह से ओपन डिवीजन ट्रांजिशन अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इनको नहीं करना चाहिए, इनको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। इनको यहीं पर गाइस अपनी लेगेसी बनानी चाहिए, प्रॉपरली सीमेंट कर देना चाहिए खुद को एक बहुत ही सुपीरियर एथलीट की तरह। क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस ओपन डिवीजन में ये चले जाएंगे, चलो वहाँ पे मान लो 1% की 2-3 साल 4 साल लगाने के बाद ये जीत भी गए, तब भी गाइस वो एक सुपीरियरिटी जो इनके 212 डिवीजन में बन सकती है ना, मेरे हिसाब से वो ओपन डिवीजन में अभी तो नहीं बनेगी। वहाँ कोई ना कोई आसपास ही रहेगा, जबकि 212 में ये आई थिंक सबसे सुपीरियर है इस वक्त राइट नाउ, और कोई भी इनके आसपास नहीं है। और इस वक्त गाइस हमें एक लेगेसी क्रिएटर चाहिए, क्योंकि आप जानते हो गाइस क्रिस बमस्टेड अब नहीं है, मतलब रॉन्ग वे में नहीं, मतलब ही इज़ नॉट गोइंग टू कम्पीट। अब वो मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करेंगे, तो हमारे को कम्पीट करते हुए नहीं दिखेंगे। तो इसीलिए गाइस हमारे पास कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कि
एक लेगेसी क्रिएटर हो, एक बॉडी बिल्डिंग को पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि देखो सैमसन बोल लो, हार्डी बोल लो, डेरेक बोल लो, हर साल चैंपियन चेंज हो रहा है। इवन हर डिवीजन में गाइस एक क्रिस बमस्टेड ही थे जो एक स्तंभ की तरह, जो एक बिल्कुल अटल खड़े हुए थे, उनको कोई मूव नहीं कर पा रहा था। अब ऐसा कोई भी चैंपियन नहीं है। उस चैंपियन के तौर पे गाइस क्योन पियर्सन को देखा जा सकता है, प्रेफरेबली इन 212 डिवीजन। जिस तरह से क्रिस बमस्टेड ने क्लासिक डिवीजन को एक अलग ही आसमान पर पहुंचा दिया, जिस तरह से जेरेमी बाउंडिया ने मेंस फिजिक को पहुंचा दिया था, उसी तरह से गाइस अब यहाँ पर 212 में भी क्योन पियर्सन ये चीज़ करने का पूरा दम रखते हैं और मेरे हिसाब से इनको यही करना चाहिए। बाकी शॉन के बारे में इन्होंने क्या बोला यहाँ पर? Sean just downsized a little bit too much. We see that he lost overall size, leg width from the front and from the back. His chest, which is one of the points that he needed to improve, also I think lost some muscle as well. And when standing next to someone as impressive as Keon, who added everything he did, and also the amount of space and the shape that he has that he takes up on stage, we really saw the size difference between the two. His conditioning was still very good. He was peeled. He was in great shape. You see that he still has that density and that dense muscle, but he needs to add the size back while still keeping the waist in check. That's basically it for Sean. He wants to get back to, I would say, his 2022 look where his waist was still in check and he was bursting full and much bigger. कि शॉन बहुत ही स्मॉलर साइड पे थे, काफ़ी ज़्यादा डाउन साइज दिखाई दिए, अपना बहुत ज़्यादा साइज इन्होंने लूज कर दिया था लास्ट ईयर से अभी तक के बीच में। चेस्ट पर भी इंप्रूवमेंट्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दी क्योंकि वो टिश्यू, वो लॉस्ट मसल पूरी तरह से विजिबल था। और क्योन के सामने गाइस जब आप इतने सुपीरियर शेप के सामने खड़े होते हो तो ये साइज डिफरेंस आपका जो और कम हुआ है वो बढ़ाकर आ रहे हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाती है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है। वही चीज़ यहाँ पर इनको दिखाई दी। कंडीशनिंग के बारे में देखो इन पर कोई क्वेश्चन नहीं था, मैंने भी इसी बारे में बात की थी। कंडीशनिंग वॉज सुपीरियर, वॉज रियली गुड, शेप काफ़ी अच्छा था, डेंसिटी काफ़ी अच्छी थी मसल्स के अंदर, स्पेशली बैक वगैरह पे आप देखोगे। लेकिन साइज़ की वो मामला गाइस, साइज़ का वो मामला इनको कहीं ना कहीं खा गया। 2022 वाले लुक की इनकी तारीफ करी कि भाई वैसा ही हमें पैकेज चाहिए विद मोर मसल मास, तब जाके आप इनसे कंपैरिजन कर पाओगे, तब जाके आप इनसे कम्पीट कर पाओगे। बाकी एंजल के बारे में भी काफ़ी अच्छी बातें करी कि So Angel needs to improve obviously still with the arms. His waist, he needs to work on bringing in his waistline. If you're going to compare Sean to Angel, you could see in the front double bicep, you see the taper and the size of Sean's waist and how his lats, come into the waist compared to Angel's. Angel is wide, but his waist is also wide as well. So that front double, that front lat spread, the width of the waist kind of takes away some of the impressiveness of those poses, from compared Angel to Sean. Also, the arms come into play there as well. Sean has better arms and shoulders than Angel too. एंजल की काफ़ी तारीफ करी, बहुत ही कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। वेस्ट काफ़ी वाइड बताई उनकी कंपेयर टू शॉन क्लाइडर, क्योंकि देखो अभी उनको फर्स्ट से कंपेयर नहीं करा जाएगा, उनको सेकंड से ही कंपेयर करा जा रहा था। और साथ में ये बताया कि भाई जैसे शॉन क्लाइडर की वेस्ट है एक स्मॉलर साइड पे आती है, लैट्स पे ज़्यादा वाइडर ओपन होते हैं, तो वैसे ही एंजल के लैट्स तो वाइडर ओपन होते हैं लेकिन उस तरह से ऐड नहीं होता, ज्वाइन नहीं होते इनकी वेस्ट पर कि इनकी वेस्ट स्मॉलर साइड पे लगे। ये काफ़ी वाइडर साइड पे हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फ्रेम गाइस। ये ज़्यादा मसल मास कैरी करते हैं, ज़्यादा बिगर फ्रेम कैरी करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम गाइस वाइडर होने के साथ साथ वेस्ट भी एक वाइडर ही कैरी करते हैं। और यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं एक एस्थेटिक फैक्टर इनके पोजिस से छीन लेती है। इनको ये चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आर्म्स और शोल्डर पर और भी वर्क करा जा सकता है, बैक पर थिकनेस और ऐड कर सकते हैं। इवन दो बैक में कोई कमी नहीं है, इन्होंने यही बोला, लेकिन लोअर बॉडी कंपैरेटिवली थोड़ी सी बैक आउटलाइन हो जाती है, तो बैक पे थोड़ी और डेंसिटी, थोड़ी और थिकनेस ऐड करी जा सकती है। लेकिन उसके अलावा गाइस बहुत सुपीरियर फ्रेम इनका बताया, आने वाले टाइम में इनको और ज़्यादा चैलेंजिंग बताया सेकंड प्लेस के लिए। एनीवेज आपने ये अपडेट तो देख ली गाइस, आप इससे टोटली अग्री करोगे, मुझे ये भी पता है। अब अगर बात करें सेकंड अपडेट की गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है वो है सीबम की अपडेट गाइस, क्रिस बमस्टेड की। और भाई क्रिस बमस्टेड का कोई अकेला छोड़ने को तैयार नहीं है, मतलब अभी उनको रिटायर हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए कंप्लीट, आई थिंक 2 हफ्ते ही हुए हैं अभी। लेकिन ऐसे ऐसे र्यूमर्स चल रहे हैं ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। पहले उनके बारे में बोला जा रहा था कि उन्होंने ये अपडेट शेयर करी, आप यहाँ देखो, यहाँ पे ये कुछ बोलते हुए दिखाई दिए कि जब आपको वेट कैप की लिमिटेशन नहीं हो, आपको वेट कैप में बनना नहीं हो, तब आप देखो इतना ग्रो कर सकते हो। और यहाँ पर डेफिनेटली गाइस एक रीबाउंड फेज में है, फिजिक काफ़ी अच्छे से वही कंडीशनिंग वगैरह मेंटेन करते हुए रीबाउंड फेज ले रहे हैं, तो काफ़ी बिगर साइड पे लग रहे हैं, मसल्स काफ़ी फुलनेस कैरी करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर इनके इस कैप्शन के साथ में लोगों के दिमाग में यही आ गया कि भाई ओपन डिवीजन में कम्पीट करने वाले हैं, और इन्होंने यहाँ पर ये बोला था कि भाई मैं क्लासिक डिवीजन से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो हो सकता है ये अपने वर्ड्स में प्ले कर रहे हो, उनके वर्ड प्ले को यूज़ कर रहे हो, और साथ में यहाँ पर लोगों ने बोला कि ओपन डिवीजन में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। हो सकता है आर्नोल्ड क्लासिक में दिखें, हो सकता है किसी और शो में दिखें। तो भाई ये र्यूमर ही है, क्रिस बमस्टेड अब कम्पीट नहीं करेंगे, अपनी लेगेसी को ये ख़राब नहीं करेंगे। स्पेशली गाइस आप सोचो, अगर कहीं जीतते आ रहा हो, आप एक शो में कम्पीट करके अगर थर्ड प्लेस भी करेगा, सेकंड भी प्लेस करेगा, तो वो एक तरह से आपके लिए डाउनफॉल ही है गाइस। हमेशा जीतते आ रहा हो, आप जीतते हुए ही
रिटायरमेंट लो, और आपने ऐसा ही करा है। प्लस क्रिस बमस्टेड मुझे नहीं लगता गाइस कि अब दोबारा से इसने रिस्क वगैरह लेंगे। अभी तक इन्होंने ओपन डिवीजन में कम्पीट इसलिए नहीं करा क्योंकि हेल्थ कंडीशन इनके साथ बहुत सारी चलती रहती हैं, आप खुद जानते हो, उस बारे में मैंने काफ़ी कवर करा। और साथ में इसी वजह से गाइस पीडी पर इतना स्ट्रांग यूज़ ये नहीं कर सकते, इतना ज़बरदस्त चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा अपनी फिजिक को पुश नहीं करना चाहते। अब ये ज़्यादा हेल्थ की साइड पे जा रहे हैं, और वहीं पर गाइस इसी रीज़न से मुझे अब बिल्कुल भी नहीं लगता, मतलब बोलने के बाद एक होता ना कि आप बोल दो कि मैं रिटायर हो रहा हूँ उसके बाद वापस आ जाओ, तो आपकी वो बात नहीं रहती। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि उस चीज़ को भी क्रिस बमस्टेड बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे कि भाई कुछ भी बोल दो उसके बाद वापस आने की बोल दो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो उसके अलावा गाइस एक और यहाँ पर र्यूमर निकल के आया कि क्रिस बमस्टेड ने ना ये अपडेट शेयर करी अपने ग्लोरी डेज की, मतलब कि मेरे ग्लोरी डेज की अपडेट है, जबकि अभी 2 वीक्स पहले उनके ग्लोरी डेज थे। तो उन्होंने ये अपडेट जब शेयर करी, इसके बाद कहीं से पता नहीं कहाँ से र्यूमर आया कि भाई अब एमएमए में फाइट करने के लिए फाइनलाइज हो गए क्रिस बमस्टेड। कहीं से ऑफिशियल सोर्स वगैरह से कुछ नहीं आया, बट किसी पेजेस वगैरह पे बहुत ज़्यादा ना फैलने लग गई ये न्यूज़ कि भाई क्रिस बमस्टेड अब यूएफसी में कम्पीट करने वाले हैं एज ए मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट। तो भाई आई डोंट नो मैन, कहाँ से, कोई बैकग्राउंड नहीं है इनका, कभी इन्होंने उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करा, मतलब ये हेल्थ रिस्क अवॉइड कर रहे हैं। और अब यहाँ जाके ये इतनी ज़बरदस्त फाइट करेंगे जहाँ पे इनके पास कोई वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इनके पास पहले की ट्रेनिंग वगैरह इन्होंने नहीं ले रखी, उसके बाद भी जहाँ पर बंदों के ऐसे ऐसे इंजरीज होती हैं कि बंदे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनके फेसेस ब्रेक हो जाते हैं, अब वहाँ पे कम्पीट करेंगे। मतलब ये कितना अटपटा सा र्यूमर लग रहा है, अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तो चलो यही र्यूमर है, अभी लोग इसको भी बिलीव कर रहे हैं। पता है मुझे भी कई लोगों ने कमेंट्स करके पूछा इंस्टाग्राम वगैरह पे कि भाई क्या ये बात सच है, तो भाई इसको बिल्कुल बिलीव मत करो, ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी। और ख़ास तौर पे अब देखो ऐसी न्यूज़ ना और ज़्यादा आएंगी जब तक क्रिस बमस्टेड की रिटायरमेंट की न्यूज़ थोड़ी पुरानी नहीं हो जाती। लोग यही बोलेंगे पता क्या आने वाला है कि डांस इंडिया डांस में कम्पीट करने वाले हैं या फिर कोई कॉमेडी शो में कम्पीट करने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा र्यूमर्स इनके बारे में अटपटे से आने वाले हैं। तो उन पर बिलीव ना करें, इनको छोड़ दें अकेला, थोड़ा भी एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को, एक रेस्ट वाला पीरियड लेना चाहते हैं। और सच में अगर कोई राइटफुली डिजर्व करता ना इस चीज़ को अचीव करने के बाद में हर एक चीज़, तो वो क्रिस बमस्टेड है। टोटली इन्होंने हर एक चीज़ अचीव कर ली है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर करियर इन्होंने स्पेंड करा है, और अब सच में इनको हमें इस तरह की बातों से अलग ही रखना चाहिए। वैसे क्रिस बमस्टेड भी देखो कहीं ना टीज करते हुए हमें दिख रहे हैं बातों बातों में, मतलब वो मजाक में तो हमेशा कुछ ना कुछ बोल ही देते थे, और वही चीज़ें यहाँ पे भी हमें बोलते हुए दिख रहे हैं कि मे बी कुछ भी हो सकता है इस तरह की चीज़ है। तो आई डोंट नो क्यों ये ऐसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये मजाक ही है सिर्फ, ये अब कंपीट नहीं करने वाले। तो इस तरह की बातें लोगों को बंद कर देनी चाहिए। एनीवेज अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें गाइस, तो वो है होजे मैनुअल की। यस गाइस देखो मिस्टर ओलंपिया में अपने डेब्यू में ही क्लासिक डिवीजन में टॉप 6 क्रैक कर लिया इन्होंने। उसके बाद हमें पता भी नहीं था कि ये कम्पीट करने वाले हैं, जैसे माइकल डबूल ने कम्पीट करा वैसे ही इन्होंने भी कम्पीट कर लिया। और न्यूट्री यमी नाम से एक शो था, यस काफ़ी अजीब सा नाम है, ऐसा लग रहा है बिस्किट का नाम है, उस नाम के एक शो से, यानी कि स्पेन प्रो था इस शो का दूसरा नाम, वहाँ पे इन्होंने कम्पीट करके क्वालिफाई कर लिया इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए, एक अर्ली क्वालिफिकेशन हासिल कर ली गाइस। और देखो यहाँ पर मैं वही बोलूँगा, कोई भी इनके आसपास नहीं था, लाइनअप अच्छा खासा था, मतलब काफ़ी एथलीट थे, उसके बाद भी देयर वाज नो वन जो भी इनसे कंपेयर करा जाए। देखो टॉप 6 ही आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मसल डेंसिटी कैरी करते हैं, मसल मैच्योरिटी कैरी करते हैं, उसके बाद भी सिर्फ 22 साल की एज में, समझ लो आप, सिर्फ 22 साल 23 साल के ही हैं, उसके बाद भी ऐसे डोमिनेटिंग पैकेज ये लेकर आते जा रहे हैं। यहाँ पर इस शो में कोई भी आसपास नहीं था, बहुत ही ईजी विन इन्होंने हासिल करी, और अब जल्दी से इस पूरे सीजन को यूटिलाइज कर सकते हैं ऑफ सीजन लेने में, मसल मास ऐड करने में। बिकॉज देखो टाइलर ने इनको ये बोला भी था कि अपने आर्म्स वगैरह पे, अपने शोल्डर्स वगैरह पे आप मसल मास और ऐड कर सकते हो, आपके पास वेट कैप अभी बचता है, हाइट भी इतनी ज़्यादा कोई छोटी नहीं है, तो फिर इसी हिसाब से इनको वो स्कोप मिल जाता है। तो अब ये उसी चीज़ पे वर्क करेंगे, और पूरा आई थिंक मेरे हिसाब से इनके चांसेस बनते हैं कि अपनी प्लेसिंग को थोड़ा और अप कर लें। अभी मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा क्लासिक डिवीजन का अगला चैंपियन कौन हो सकता है, उस वीडियो में इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हाँ गाइस अब प्लेसिंग अप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज कुछ भी अब क्लासिक डिवीजन में ना पहले जैसा नहीं रहा, सिर्फ एक क्रिस के ना होने से चीज़ें पूरी उथल पुथल हो जाएंगी। देख लेना आप, इस चीज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में आप फिटनेस तो करोगे ही इस चीज़ को। एनीवेज अगर इसके बाद बात करूंगा इस नेक्स्ट अपडेट की, तो वो है हंटर लेब्राडा की, और हंटर इज ऑन अ ट्रिप टू साउथ कोरिया। यस गाइस हंटर साउथ कोरिया की ट्रिप पर जा चुके हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इस वक्त, एंड अपनी इस अपडेट के अंदर ये दिख रहे हैं हमें कोरियन थैनोस के पास खड़े हुए हैं। एंड उसके बाद भी देख लो आप, मतलब कोरियन थैनोस वैसे तो मेंस फिजिक डिवीजन से है, लेकिन काफ़ी बिगर साइड पे हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी टॉल एज वेल। तो इसीलिए गाइस यहाँ पे काफ़ी हमें लग रहा था कि हंटर लेब्राडा बहुत ज़्यादा इनको आउट मसल नहीं कर पाएंगे, लेकिन लुक एट हिम ओवर हियर, हाउ मच बिगर हंटर लेब्राडा इज मैन। आई मीन कितनी ज़्यादा विथ ये कैरी करें, मसल फुलनेस, इनके फ्रेम की मसल फुलनेस एक नेक्स्ट लेवल है।
एक्सेप्शनली फिल्ड आउट फ्रेम इनका यहाँ पे लग रहा है गाइस। हंटर बहुत ज़्यादा मसल कैरी करते हुए दिख रहे हैं, चाहे आप इनके डेल्ट्स देख लो, इनके आर्म्स मैन कभी इतने बिगर साइड पे नहीं लगे। चेस्ट काफ़ी अच्छी थिकनेस, डेंसिटी, डेंस मसल शो कर रहा है। इवन मिड सेक्शन गाइस, इनका मिड सेक्शन हमें पिछले कुछ शोज में ऐसा नहीं देखा, जैसे यहाँ पे इनका मिड सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव दिख रहा है, टाइटर साइड पे दिख रहा है। सो हंटर गाइस एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करे जाते हैं, जबकि टॉप 6 क्रैक कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। अब मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ। और साथ में गाइस हंटर के पास आई थिंक कोई एक्स फैक्टर नहीं है, मतलब फिजिक में एक चीज़ होती है ना आपकी बहुत ज़्यादा उठ के आती है, वो चीज़ ही कैरी नहीं करते, इसीलिए आई थिंक इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते, क्रिटिसाइज होते हैं। लेकिन ही इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉडी बिल्डर। आई थिंक इस बार मिस्टर ओलंपिया में गाइस हमने इनका बेस्ट पैकेज विटनेस करा, अब तक का सबसे बेस्ट पैकेज ये लेकर आए थे। कंडीशनिंग में इनकी इटली प्रो जो इन्होंने लास्ट शो करा था उससे कहीं ज़्यादा बेटर थी, और यहाँ पर टॉप 6 इन्होंने फिर से क्रैक कर दिया गाइस एक बहुत ही कंपेटिटिव लाइनअप पर। मतलब देखो राफेल को इन्होंने बीट कर दिया, एंड्रू के बिल्कुल नेक्स्ट प्लेस हुआ, और एंड्रू को भी ये बीट कर रहे थे मेरे हिसाब से गाइस। एंड्रू को देखो एडवांटेज मिला शेप वगैरह की वजह से, लेकिन एंड्रू का ये वर्स्ट पैकेज था मेरे अकॉर्डिंग। और ये चीज़ हमने बात करी जब हमने क्रिस लुइस की, यानी उनके खुद के ट्रेनर की ओपिनियन जब शेयर करी, तो उन्होंने खुद इस बारे में बोला कि भाई हमने बिल्कुल उस तरह से फॉलो नहीं करी चीज़ें जैसे हम करना चाहते थे। तो उस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को दिखाया नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से हंटर को टॉप 5 प्लेस करना चाहिए था। बट ठीक है, टॉप 6 प्लेस कर गए, अब इस हिसाब से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये पैकेज बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है गाइस, बहुत ही मज़ा आ गया इनके पैकेज को देख के। आप यहाँ खुद देखो, आप खुद बिलीव करोगे। और सच में अगर आपको लगे कि पिक में चेंजेस हैं या फिर ये मिरर वगैरह के अंदर लग रहे हैं, तो भाई दूसरे भी लग रहे होंगे। लेकिन वही बात है कि अगर दूसरे भी लग रहे हैं तब भी कंपैरेटिवली गाइस अगर आप कंपैरिजन करो ना, हाउ मच बिगर ही इज लुकिंग ओवर हियर, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ हंटर की इस प्रोग्रेस के साथ। और सच में इनको रिवॉर्ड मिला इस चीज़ का, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक्चुअल में डिजर्व भी करते थे इस चीज़ का। बाकी आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो अपडेट्स बहुत सारी हैं, हो सकता है सेकंड वीडियो में भी ले आऊँ आज, या फिर कल 2 वीडियोज़ ले आऊँ, जो भी हो आपको पता लग जाएगा। लेकिन गाइस अपडेट्स बहुत भर भर के आ रही हैं। बाकी ऐसे ही सपोर्ट दिखाए रखो गाइस, सपोर्ट देखने में मज़ा आ रहा है। आप जिस तरह के अप्रिशिएटिव कमेंट्स करते हो उसको देखने में मज़ा आता है। और यस, इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अपडेट्स आपको कैसी लगी और किसकी अपडेट्स आप मुझे कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।